यहाँ हम लोग प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं। ये समाजशास्त्र में आधुनिक प्रवृत्ति है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, अंतःक्रिया प्रतीकों के द्वारा, सिंबॉलिक। और प्रतीक क्या है? प्रतीक है जो परिभाषित है और समाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे हम बोलते हैं कलम, तो कलम एक प्रतीक है। जो भी चीज़ आप लिखते हैं ना, सब प्रतीक है भाई। कलम क्या है? प्रतीक है। तो जैसे आप कलम बोलते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि कलम क्या है, वो परिभाषित है, उसका एक अर्थ है। जैसे बोलते हैं आप घोड़ा, तो उसका एक अर्थ है। जैसे आप बोलते हैं बकरी, तो उसका एक अर्थ है। जैसे आप बोलते हैं ट्रेन, तो उसका एक अर्थ है। जैसे आप बोलते हैं बाइक, तो उसका एक अर्थ है। इन प्रतीकों का एक अर्थ है जो सब लोग समझते हैं और प्रतीकों के माध्यम से इंटरेक्शन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, जैसे बोलते हैं नमस्कार, तो इसका मतलब सामने वाले को समझ में आता है और उसके द्वारा इंटरेक्शन होता है। तो प्रतीक के द्वारा अंतःक्रिया को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत में सामाजिक सिद्धांतकारों की रुचि में परिवर्तन हुआ। जो पहले के वृहद आकार के सामाजिक संरचना प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, इमानुएल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, और ये सारे जो संघर्षवादी सिद्धांतदाता, जो उद्विकासवादी सिद्धांतदाता, जो रेखीय सिद्धांतदाता, उससे हटकर ये माइक्रो स्टडी है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे अध्ययन करने की प्रक्रिया है। अध्ययन करने की 3 प्रक्रिया है, माइक्रो, मैक्रो एंड मिड रेंज। माइक्रो सूक्ष्म, व्यक्ति को ध्यान में रख के, यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बताता है कि व्यक्ति से कैसे अंतःक्रिया होती है, व्यक्ति से शुरुआत करता है। और पहले क्या होता था, पूरे समाज को एक इकाई मान करके पूरे समाज का अध्ययन करते थे। ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम, अगस्ट कॉम्ट। लेकिन बाद के जो वैज्ञानिक है वो व्यक्ति पर फोकस करते हैं, माइक्रो पे, और मिड रेंज थ्योरी पे, मॉडर्न मिड रेंज की बात करते हैं। तो जैसे आप ये देखिए, मैक्स वेबर बात करते हैं इंटरप्रिटेटिव मीनिंग पे बात करते हैं, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं, व्यक्ति के आत्मनिष्ठ अर्थ पे बात करते हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है उस एक्शन के बारे में। तो अर्थबोध को प्रतीक कहते हैं। व्यक्ति क्या समझता है, तो ये सब चीज़ें हैं। प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद के अंतर्गत शिकागो स्कूल, आइवा स्कूल और इरविन गोफमैन के नाटकीय दृष्टि प्रारूप की विवेचना करेंगे। प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद दृष्टिकोण के अनुसार संरचनाएं नहीं, व्यक्ति व्यवहार करता है, और जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो उनकी चेतना जो अर्थबोध का स्वरूप कार्य करती है वो संघर्षरत नहीं होती, व्यक्ति संघर्षरत होते हैं। तो मतलब व्यक्ति जो कोई कार्य करता है और व्यवहार करता है, व्यक्ति के अर्थ पर डिपेंड करता है। ये है, जैसे हमने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और उसमें 3 महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान दिया। जैसे उसमें जीएच मीड है, सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ इंटरेक्शन की बात। हर व्यक्ति का अपना एक स्व है जो शुद्ध रूप में पाया जाता है जन्म के बाद, और जैसे जैसे समाज में वो आता है, समाज में लोगों से इंटरेक्शन करता है। अब आपसे समझ कैसे इंटरेक्शन करता है, माँ बाप भाई बहन को देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है तो इंटरेक्शन होता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, 1 साल का 2 साल का, तो बोलने लगता है, तो उसका जो स्व है, जो बायोलॉजी था, जीव वैज्ञानिक था, वो अब सामाजिक होने लगता है, सोशल इंटरेक्शन होने लगता है। और मीड इसको 4 प्रक्रिया में बताते हैं, सेल्फ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सिंबॉलिक मीनिंग। चौथे स्तर पे एक सिंबॉलिक मीनिंग डेवलप होती है। सेल्फ, स्व का अंतःक्रिया होता है, और सेल्फ का डेवलपमेंट एक हो जाता है। अब सेल्फ सब चीज समझने लगता है, सेल्फ समझने लगता है कि बकरी का क्या अर्थ है, सिंबॉलिक मीनिंग डेवलप होने लगती है। सेल्फ समझने लगता है कि चश्मा का क्या अर्थ है, सेल्फ समझने लगता है आपका सेल्फ। स्व समझने लगता है कि टीचर का क्या अर्थ है, स्व समझने लगता है डॉक्टर का क्या अर्थ है। जैसे आपको कहा जाएगा कि आज नेताजी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री का क्या अर्थ है ये आप समझ रहे हैं,
जैसे आपको कहा जाएगा डॉक्टर आ रहे हैं तो डॉक्टर का अर्थ आप समझ रहे हैं, जैसे आपको कहा जाएगा इंजीनियर साहब तो आप इसका अर्थ समझ रहे हैं। ये है सिंबॉलिक मीनिंग, ये डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत की मान्यताएं, कुछ पॉइंट में आप समझ लीजिए। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सामाजिक संगठन को एक सावयवी प्रक्रिया मानते हैं। सामाजिक संरचना अंतःक्रिया अनिवार्यतः सावयविक और गतिशील प्रकृति के होते हैं, स्थिर नहीं होते। व्यक्ति का सामाजिक जीवन मूलतः मानवीय गतिविधियों के निर्वचन, मूल्यांकन, परिभाषा और मानचित्रण का परिणाम, यानी अंडरस्टैंडिंग का परिणाम है। आप क्या समझ रहे हैं। अब एक ही परिस्थिति में बातों के मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग पर, जैसे आप किसी लड़के को बोलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कुत्ता, तो वहां पे कुत्ता को नहीं बोला जा रहा है, उस लड़के को कुत्ता बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो गया कुछ गलत उसने किया, उसको कुत्ता बोला जा रहा है। या अगर आप कहीं पे किसी आदमी को बोल रहे हैं गधा कहीं का, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग बदल जा रहा है, क्योंकि सिंबॉलिक मीनिंग आपने समाज से लिया है कि किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है गधा, यानी वो किसी काम में अच्छा नहीं है, निपुण नहीं है। समाज जीवन का अध्ययन अंतःक्रिया कई व्यक्ति के इकाइयों पर केंद्रित होनी चाहिए। व्यक्ति की प्रतीकात्मक रूप से अर्थपूर्ण वस्तुओं के निर्माण की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके मानवीय अंतःक्रिया उसके विकसित सामाजिक संगठन को समझा जा सकता है। सामाजिक संगठन का विकास सामाजिक जगत के बारे में व्यक्तियों के पारस्परिक निर्वचन, मूल्यांकन, परिभाषा, मानचित्रों द्वारा होता है, न कि व्यवस्था की शक्ति और सामाजिक आवश्यकताओं संरचनात्मक क्रियाविधि द्वारा होता है। जो बातें हमने आपको बताई है, अब जैसे मान लीजिए कितना ही अमीर आदमी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अब बिल गेट्स क्यों ना हो, और सबसे अमीर आदमी दुनिया में बदल जाता है क्यों ना हो, वो बकरी के मीनिंग को चेंज नहीं कर सकता। वही बात यहाँ शक्ति से प्रभावित नहीं होता, निर्वचन से होता है, अंडरस्टैंडिंग से होता है। अब मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बोलेंगे कि कलम का मतलब गधा समझो और गधा का मतलब कुत्ता समझो और कुत्ता का मतलब मम्मी समझो और मम्मी का मतलब पागल समझो, तो लोग उनको कहेंगे कि वो पागल है, क्योंकि शक्ति और सत्ता से ये प्रभावित नहीं होती। ये समाज में जो एक सिंबॉलिक मीनिंग है, जो चल रही है, जो अर्थ है, वही अर्थ के अनुसार लोग मूल्यांकन करेंगे। बस यही था सिंबॉलिक मीनिंग किस तरह से डेवलप होती है। तो जीएच मीड के थ्योरी तो आती है नेट में, सेल्फ इंट्रैक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड सिंबॉलिक मीनिंग। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यवहार का चित्रण व्यक्तियों के अभिप्राय रचना के रूप में करता है। तो वही सब बात है। अंतःक्रियावाद की परिभाषा एक दो देख लीजिए। प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लगाते हैं। अर्थ जो लगाते हैं, आप दिन प्रतिदिन जो काम करते हैं और उसका अर्थ लगाते हैं, पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, मित्र ने क्या कहा, इसका क्या अर्थ है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बर्नार्ड फिलिप्स, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सैद्धांतिक अभिमुखन है जो परिस्थिति, भूमिका तथा आत्मबिंब की व्यक्ति द्वारा दी गई परिभाषा पर प्रकाश डालता है। तो यही रहा कुल मिलाकर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहार के अंतरिक्ष पक्ष से है। मॉनिस मेल्टियर अंतःक्रिया के 3 प्रकार की होती है: व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूह के बीच, समूह और समूह के बीच। ये सब कुछ पॉइंट है और ये नेट में आता है। बुलोमर समाज को अंतःक्रिया की निरंतर होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अब ये इसमें जीएच मीड, बुलोमर का महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि कूले से शुरू होता है, सीएच कूले, जीएच मीड और हर्बर्ट बुलोमर। विशेषकर जीएच मीड की बात को बुलोमर बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो बुलोमर क्या बोलते हैं, क्रिया की निरंतर होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। बार बार जब कोई क्रिया होती है तो उसका अर्थ समझ में आता है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मुख्यतः 3 केंद्रीय मान्यताओं पर आधारित है। मानव समाज व्यक्तियों से बना है, इन सब पॉइंट को आप जरूर लिखेंगे। जो स्वयुक्त होता है, मानव प्राणी बाह्य संवेगों के प्रति प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा वस्तुओं के अपने द्वारा दिए गए अर्थों के आधार पर किया जाता है। व्यक्ति क्रिया करता है जिसमें उसकी विशेषताओं का विश्लेषण सन्निहित होता है। व्यक्ति द्वारा घटनाओं का अर्थबोध किया जाना अंतःक्रिया की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
अंतःक्रिया के दिए हुए संदर्भ में व्यक्ति विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा अर्थबोध करता है, अर्थात विश्लेषण के द्वारा कर्ता दूसरों की इच्छा एवं अर्थों का विश्लेषण करता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो कह रहा है तू पागल है। अब एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति किसी को बोल रहा है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अब इसका विश्लेषण करना है, इस बात को आप एग्जाम में भी लिखेंगे। अब एक तो यह है कि वो व्यक्ति जो पागल हो गया है और एक व्यक्ति को बोला जा रहा है तुम पागल हो गए, यानी कोई बात चल रही है, उसमें उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि तुम बात नहीं समझ रहे हो, तुम पागल हो गए हो। इसका समाज में एक मीनिंग पहले से डेवलप है कि वो व्यक्ति, जब व्यक्ति कोई बात सही से नहीं समझता या सही से काम नहीं समझता तो लोग उसको ऐसा कहते हैं। तो अतः समाज को कर्ताओं की अंतःक्रिया की सदैव चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है और बताता है सदैव उसका अर्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, व्यक्ति क्या समझते हैं अंतःक्रिया को और उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, इस आधार पर डिफाइन होता है। तो इसमें मेनली रोल किसका किसका है, जीएच मीड का है, ब्लूमर का है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ब्लूमर सामाजिक क्रिया पर फोकस करते हैं। जीएच मीड ने 4 बातों की, जीएच मीड ने बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन में कैसे डेवलप होता है सिंबल, चूँकि सिंबल ही सब चीज़ है। प्रतीक क्या है, ये क्वेश्चन आता है नेट में। प्रतीक एक परिभाषित अर्थ है और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। जैसे आप समझिए भारत, भारत का मतलब क्लियर है। जैसे घोड़ा, घोड़ा का मतलब क्लियर है, एक प्रतीक है। जैसे और सार्वभौमिक स्वीकृत है। हम ये बोलते हैं घोड़ा चल रहा है, तो इसका मतलब वही होता है जो हम बोल रहे हैं, वही आप समझ रहे हैं। हम बोलते हैं कि कुत्ता लड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही होता है कि कुत्ता आपस में लड़ रहा है। तो ये बात क्लियर है। तो इसको कैसे कहते हैं, जीएच मीड कहते हैं सोआ। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास सोआ होता है, सेल्फ होता है, लेकिन वो बायोलॉजिकल सेल्फ होता है। जब धीरे धीरे इंटरेक्शन करता है परिवार से और समाज से, तो सेल्फ इंटरेक्शन होता है, दूसरी प्रक्रिया। जब सेल्फ इंटरेक्शन और डेवलप होता है तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ होता है। स्व समझने लगता है अपने आप को भी और समाज को भी, और जब और डेवलप हो जाता है सेल्फ तो हर बात को समझने लगता है, हर मीनिंग को समझने लगता है। तो इसमें कोहन भी है। विश्वविद्यालय ममफोर्ड विश्वविद्यालय के ममफोर्ड, कोहन और आइवा विश्वविद्यालय के अनुयायी भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद संबंधी विचारों की दृष्टि से हर्बर्ट ब्लूमर और तथा शिकागो संप्रदाय के विचारों के पक्षधर हैं, लेकिन वे शिकागो संप्रदाय के पद्धति शास्त्र के कटु आलोचक भी है। कोहन तथा उसके सहयोगी ने इस बात पर बल दिया कि पद्धति शास्त्र में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की प्रक्रिया का विश्वसनीय यंत्रों से परमापन नहीं किया जाने से संबंधित विचारों का समावेश किया जाना चाहिए। कोहन ने स्व को मापने के लिए प्रसिद्ध प्रशिक्षण निकाला और 20 स्टेटमेंट टेस्ट कहा जाता है। 20 कथन परीक्षण किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट है नेट। इसने 20 स्टेटमेंट टेस्ट निकाला इस बात के लिए, स्व के लिए। कोहन द्वारा प्रयुक्त उदाहरण के द्वारा कैसे स्व का अध्ययन किया जाए, इसे TST 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं कौन हूँ का उत्तर शिक्षापूर्वक देने के लिए उत्तरदाताओं से आग्रह करना इस विधि की विशेषता है। शिकागो तथा आइवा संप्रदाय में काफ़ी साम है, फिर भी दोनों में अनेक अंतर है। शिकागो संप्रदाय ने गतिशील तथा जैविकीय प्रक्रिया के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, कार्य कारण संबंधों के अध्ययन के प्रयासों की अवहेलना की है, जबकि आइवा संप्रदायों ने शिकागो के इस अवधारणा के विरुद्ध तर्क दिया है। ब्लूमर ने स्व की प्रतिक्रियात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति होते व्यवहार पर बल दिया है। कोहन ने मूल स्व यानी कोर सेल्फ की अवधारणा पर बल दिया है। कोहन ने ब्लूमर से आगे जाके मूल स्व पर बल दिया है, ठीक है, तथा इसको अपेक्षाकृत स्थायी अर्थ और अभिवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया है। और ब्लूमर की दृष्टि में व्यक्ति का व्यवहार स्वतः स्फूर्त होता है, उसमें अनिश्चितता, स्पष्टता के साथ साथ आत्म प्रेरणा भी होती है तथा वो दुनिया का निर्माता होता है। इससे पृथक कोहन की दृष्टि में व्यक्तित्व संरचित तथा तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी होता है। अस्तु उसने मानव व्यवहार की निरंतरता एवं पूर्वानुमेयता पर प्रकाश डाला है। अब ध्यान दीजिए,
मानव व्यवहार की निरंतरता पर फोकस करता है कोहन। और ब्लूमर की दृष्टि में क्रिया का सक्रिय स्वनिर्देशन के द्वारा निर्माण होता है। स्वनिर्देशन ये एक कंस्ट्रक्शन है, जबकि कोहन इस सामूहिकता के प्रभाव में न्यूनाधिक रूप में विमोचन मानता है। ब्लूमर ने सामाजिक संगठन में प्रक्रियात्मक पक्षों पर प्रकाश डाला है, जबकि कोहन ने उसकी संरचनात्मक विशेषताओं पर। कोहन जो है संरचना पर फोकस करता है, इसको आप लिख लीजिएगा, और ब्लूमर प्रक्रिया पर, क्रियात्मक पक्ष पे, और कोहन संरचना पे जोर देता है। सामाजिक संरचना के प्रति अपनी अनिश्चयवादी तथा अनिर्धारणवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप ब्लूमर ने इसे विश्लेषण की वस्तु के रूप में वर्णित किया है, जबकि कोहन का तर्क है सामाजिक जगत निश्चयवादी है, निर्धारक भी है, अतः ये मूल स्वरूप के रूप में निर्माण तथा निर्धारण करता है। जॉन किंच ने स्व की अवधारणा संबंधी अंतःक्रिया के विचारों के स्वरूप का प्रयास किया। जॉन किंच का भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जॉन किंच का देखिए, इन पर 4 परिवर्त की अवधारणा दे। व्यक्ति की स्व की अवधारणा, अपने प्रति दूसरे के प्रत्युत्तरों का उसका प्रत्यक्षण, उसके प्रति दूसरा का वास्तविक व्यवहार और उसका व्यवहार। जो इस विधि के महत्वपूर्ण बिंदु हैं अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक वस्तु की परिभाषा, अंतःक्रिया द्वारा प्रतीक और परिभाषा परिभाषित होते हैं, अंतःक्रिया से परिप्रेक्ष्य का उद्भव होता है। ये अंतःक्रिया का है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के विशेषता। अंतःक्रिया में स्व का जन्म होता है, अंतःक्रिया में मन उत्पन्न होता है, मन स्व के साथ प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को व्यक्त करता है, महत्वपूर्ण दूसरों के साथ अंतःक्रिया के दौरान भूमिका ग्रहण का जन्म होता है। ये सारी चीज़ें जो आपको हमने पहले समझाई है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की आलोचना समालोचना, ठीक है। ब्रिटेन ने इसकी इस प्रकार की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आत्मचेतना को इतना अधिक महत्व देता है कि अचेतन मन को मामूली स्थान देता है, जबकि चेतन अचेतन मन के दोनों स्तरों पर व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छा और अभिप्रेरणाओं को महत्व नहीं दिया गया है, केवल स्थिति की परिभाषा को प्रधानता दी गई है। प्रतीकात्मक क्रियावादी अर्थबोध से मनोग्रसित है, वे समाज को अर्थबोध या प्रतीकों का तमाशा मानते हैं, सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन को अत्यधिक हल्केपन से समझते हैं। स्थिति की परिभाषा से मनोग्रसित होने के कारण अस्थायी, अस्थिर और मात्र प्रासंगिक तत्वों को महत्वपूर्ण मानकर अवलोकन करते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सामाजिक जीवन में प्रतीकों का महत्व, जो हमने अभी आपको बताया कि प्रतीकों का महत्व सामाजिक जीवन में क्या है, जैसे क्रॉस है, भगवत गीता है, नाम से महाभारत है, कुरान सुन के कैसा फीलिंग होता है, जैसे उसी तरह से ये है। तो ये दोबारा हो रहा है, पहले भी गुजर चुका है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की परिभाषा और अर्थ आप समझ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अंतःक्रियावाद के प्रकार, किम्बल यंग के अनुसार अंतःक्रिया 3 प्रकार की होती है। अब ये महत्वपूर्ण है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप कर। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया, व्यक्ति और समूह के बीच अंतःक्रिया, और समूह और समूह के बीच अंतःक्रिया। तो पहले देखिए अंतःक्रिया शुरुआत समाज में कहाँ से होगा, जो ये लोग देखने की कोशिश करते हैं माइक्रो लेवल स्टडी में। पहले व्यक्ति से व्यक्ति में, बच्चा पैदा होता है तो सीधे पूरी दुनिया में जाके अंतःक्रिया नहीं करता है, पहले वो व्यक्ति टू व्यक्ति करता है। पहले माँ को पहचानता है, बाप को पहचानता है, भाई को पहचानता है, उसके बाद व्यक्ति से समूह को जानने लगता है, और फिर समूह से समूह में होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल। इस तरह से अंतःक्रिया प्राथमिक से द्वितीयक समूह, द्वितीयक समूह से तृतीयक समूह, और सबके अलग अलग विचार हैं। थोड़ा बहुत कूले का भी विचार है, कूले के विचार को भी आप एक नज़र देख लीजिएगा कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा क्या राय है। लुकिंग ग्लास सेल्फ में वो कहते हैं कि आईने की तरह होता है समाज। मीड के विचार हैं, जैसा कि हमने कहा कि मीड जो है ना, मीड ने आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया। आई अपना शुद्ध रूप में है, और आई जो है आई अपना शुद्ध रूप में है। आई जैसे 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 समाज से संपर्क में आता है, इंट्रैक्शन होता है, सोशलाइजेशन होता है, तो आई जो है ना मी में चेंज हो जाता है। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा द्वारा समझाने का भी प्रश्न किया उन्होंने, ये क्वेश्चन आता है नेट में। सामान्यीकृत अन्य शब्द से अभिप्राय व्यक्तियों की दूसरों के मूल्यांकन द्वारा अपने बारे में बनी धारणा
जिसका कि आंतरिकरण है कि लोग दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फ्राइड का भी विचार है, फ्राइड ने ईड ईगो सुपर ईगो भी दिया, जो आप ये सारे थ्योरी सोशलाइजेशन में भी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। सोशलाइजेशन में आपको जीएच मीट, कूले और फ्राइड की थ्योरी है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एडिपस कम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट फ्राइड ने दिया, ये क्वेश्चन आता है और ज़रूर सोशलाइजेशन है। ईड ईगो सुपर ईगो को आप अच्छे से वहाँ पे जा कर के भी समझ सकते हैं और ये वही चीज़ है। फिर वेबर जो है ना इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, वेबर को भी आप सब्जेक्टिव मीनिंग की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता है नेट में। वेबर सब्जेक्टिव मीनिंग की बात करते हैं, वेबर बात करते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ अर्थ की बात करते हैं। जो हमने पहले आपको बताया है वही बात सारे वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से करते हैं। और उस प्रकार वेबर सामाजिक क्रिया के अलग अलग प्रकार बताते हैं और ये सारी चीज़ें सामाजिक क्रिया के बारे में अलग। ब्लूमरकेल जो आपने देख लिया है, गॉफमैन भी इम्प्रेशन, गॉफमैन मेनली इम्प्रेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रभाव प्रबंधक की बात करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण बहुत अधिक बल दिया था, उस तरीके को महत्व दिया जिसके द्वारा कर्ता किसी सामाजिक परिस्थिति में प्रभाव जमाने हेतु संकेतों का काम करते हैं। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है नेट में, किसने इस पे जोर दिया? उन्होंने ड्रामा में प्रयोग की जाने वाली भाषा के आधार पर व्यक्ति का दैनिक जीवन में प्रस्तुतिकरण को समझाने का प्रस्ताव, और इसमें 2-3 टर्म की भी बात की है। ड्रामेटर्जी की बात की है गॉफमैन ने, ड्रामेटर्जी की बात की है, और इसमें गॉफमैन ने 2 कंसेप्ट दिया, फ्रंट एंड बैक। गॉफमैन का कहना है कि समाज में 2 तरह का काम होता है, एक तरफ हम फ्रंट पे होते हैं और एक तरफ बैक में होते हैं। हर व्यक्ति डेली सुबह तैयार होकर के फ्रंट पे जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, कार्य के स्थान पे, और एक अलग मतलब ड्रामा रचता है और एक्टिंग करता है, और उस एक्टिंग के दौरान सीखता है, फिर बैक में डेली आता है, फिर वो देखता है हमने क्या गलती की, और फिर फ्रंट में डेली जाता है। इस तरह से फ्रंट और बैक का सिद्धांत है। तो हर सिद्धांत की अपनी कुछ कमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। प्रतीकात्मक अंतक्रिया मनुष्य के केवल स्थिति का अध्ययन करता है, मानव इच्छा, आवश्यकता, प्रेरणा, उपागम में कोई महत्व, ये सारी आलोचनाएं पहले भी गुजर चुकी है, वही रिपीट हो रही है। तो बहरहाल ये था। अब हम बात करेंगे लोक विधि विज्ञान की।